नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है बॉलीवुड का आईएसआई कनेक्शन। इसे 63% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। बॉलीवुड के सितारों की शोहरत के सहारे पाकिस्तान और उसकी एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ जो कुचक्र तैयार किया है, उसका नेटवर्क टूटने लगा है। ब्लैक लिस्टेड रेहान सिद्दीकी, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश कारोबारी अनिल मसर्रत और कश्मीरी टोनी अशाई पर खुलासे हैरान कर देने वाले हैं। रेहान और अनिल मसर्रत बॉलीवुड इवेंट की आड़ में विदेशों में भारत विरोधी एजेंडे को साधते रहे हैं, मगर ये खेल अब नहीं चलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जब जांच होगी तो बॉलीवुड में आईएसआई का पूरा नेटवर्क एक्सपोज होगा। बॉलीवुड में आईएसआई के और कितने घुसपैठिए। बॉलीवुड में रेहान सिद्दीकी के कितने राजदार। रेहान सिद्दीकी, अनिल मसर्रत, टोनी अशाई, 3 नाम और इनके साथ बॉलीवुड कलाकारों की तस्वीरों से इन्हीं सवालों से तूफान उठा है कि आखिर बॉलीवुड में आईएसआई कनेक्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी मूल के बॉलीवुड इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये कार्रवाई अमेरिका में ह्यूस्टन में भारतीय कॉन्सुलेट की सिफारिश पर की गई है। अब आपको बताते हैं कि सितारों की चमक धमक से घिरा रहने वाला रेहान सिद्दीकी कैसे रडार पर आया। पाकिस्तानी मूल का नागरिक है रेहान सिद्दीकी, बॉलीवुड इवेंट मैनेजर और रेडियो स्टेशन का मालिक है। ह्यूस्टन में रेडियो स्टेशन चलाता है रेहान सिद्दीकी। अमेरिका में कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पोस्टर बॉय है रेहान सिद्दीकी। भारत विरोधी गतिविधियों में फंडिंग का आरोप है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में भी रेहान का हाथ बताया जा रहा है। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने 17 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। उनका आरोप है कि पूरे मामले में एनआईए से जांच होनी चाहिए। उधर बीजेपी के दिग्गज नेता वैजयंत पांडा का दावा है कि कई बॉलीवुड हस्तियों के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक हैं। सभी बॉलीवुड स्टार की 3 साल में जो बॉलीवुड स्टार ने रेहान सिद्दीकी के थ्रू परफॉर्म किया, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए ईडी के थ्रू और एनआईए के थ्रू, तो सच लोगों के सामने आ जाए। ये तो पता था हमें, पुराने दिनों में बॉलीवुड का बहुत सारे ऐसे माफिया के साथ कनेक्शन था जिन्होंने पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे। बॉलीवुड का फंडिंग भी वहीं से आता था। लग रहा है कि वो कनेक्शन अब तक जारी है, जो दिखाई दे रहा है। इसी तरह पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश कारोबारी अनिल मसर्रत के असली चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं। 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश कारोबारी अनिल मसर्रत अक्सर बॉलीवुड की ओवरसीज पार्टियों में नजर आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें लंदन में साल 2017 की। अनिल मसर्रत पाकिस्तान की सरकार और सेना में कितना रसूख रखता है, उसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में भारत विरोधी प्रदर्शनों में मसर्रत ही वो कड़ी है जो फंडिंग करता है। शाहरुख खान और गौरी खान के साथ तस्वीर में दिख रहा ये है टोनी अशाई। कश्मीरी मूल के टोनी अशाई के इस तस्वीर पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है। आईएसआई के साथ कनेक्शन पर भले ही टोनी अशाई खुद को पाक साफ बता रहा हो, मगर ट्वीट पर टोनी के शब्दों पर गौर कीजिए। बुरहान वानी को हीरो मानने वाला टोनी अशाई कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलता रहा है। उस पर जेकेएलएम से संबंध होने के आरोप लगे हैं। जितने चेहरे उतने राज। ऐसे में जरूरी है कि सबकी मुकम्मल जांच हो। इस प्रकार की हकीकत है तो ये बहुत ही ऑब्जेक्शनल है। इसकी पूरी जानकारी महाराष्ट्र पुलिस लेगी और उसके हिसाब से किस प्रकार से ऐसा हुआ है तो किस प्रकार से कार्रवाई करना है, उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे देश विरोधी ताकतों के संपर्क में आ गया बॉलीवुड। तो सवाल यह है कि हमारे सितारे इन लोगों की असलियत जानते भी है या नहीं। सवाल यह भी है कि जब
टोनी एशॉय जैसे लोग लगातार बुरहान वानी का समर्थन कर रहे थे, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा था उसमें पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, तो हमारे सुपरस्टार इनके साथ क्यों खड़े हैं? यह भी बहस का मुद्दा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। बॉलीवुड के प्रतिनिधि भी हमारे साथ शामिल होंगे, कई सारे पत्रकार भी होंगे, बड़ा एक पैनल हमारे साथ होगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। क्या बॉलीवुड के कुछ सितारों के लिए देश से बड़ा पैसा है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट newsnation.com, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर और न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल न्यूज नेशन टीवी और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपको जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ पाकिस्तानी मूल के कनाडियन पत्रकार और जाने माने लेखक तारिक फतेह साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राहुल शिवले साहब हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुंबई साउथ सेंट्रल से शिवसेना के, जिन्होंने पत्र लिखा था और सरकार से को इस बात से आगाह किया था कि सरकार को इस मामले में कदम उठाना चाहिए, जो कि अनिल देशमुख साहब ने उठाया है। आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार, उनसे यह समझने की कोशिश होगी कि आईएसआई कहीं तो छोड़ेगा, कहां कहां भारत विरोधी गतिविधियां करेगा। इसके अलावा मेरे साथ इनामुल नबी साहब है जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कश्मीर से मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ इरफान हफीज लोन साहब हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी कश्मीर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दीपक शर्मा, मेरे बहुत पुराने मित्र, जाने माने पत्रकार और बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर बहुत काम किया है दीपक शर्मा ने, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और 9 बजे मेरे साथ जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट RSN सिंह साहब जुड़ेंगे जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रह चुके हैं और ऐसा है कि हर हरकत को बेहतर ढंग से समझते हैं। राहुल शिवले साहब, बहस की शुरुआत आपसे। मुझे बताइए कि कैसे आपको जानकारी मिली? सोशल मीडिया पे तो चल रहा था, लेकिन क्या और कोई तथ्य इन तमाम चीजों के बारे में है? अनिल देशमुख साहब को और आपने जो केंद्र को पत्र लिखा, उन दोनों में आपने किन किन डिटेल्स को साझा किया है? नहीं, 3 साल पहले USA के ह्यूस्टन सिटी से वहाँ के जो हमारे इंडियन रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे ईमेल द्वारा कंप्लेंट की कि रेहान सिद्दीकी, वहाँ ह्यूस्टन का एक लोकल शो ऑर्गेनाइज़र है, वो बॉलीवुड के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको वहाँ पे इनवाइट करके परफॉर्म करता है, और वो जो परफॉर्मेंस के बाद वो शो से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू वो एंटी इंडिया की जो जितने भी वहाँ पे प्रचार हो या ISI हो, जो भी एजेंसी हो, उनको वो फंडिंग करता है। और रेहान सिद्दीकी वहाँ पे एक रेडियो चैनल भी चलाता है, उस रेडियो चैनल के माध्यम से भारत विरोधी वहाँ पे प्रचार करता है। जितने भी भारत विरोधी प्रचारक है वहाँ पे, उनको पूरा सपोर्ट रेहान सिद्दीकी करता है। तो ये इशू मेरे सामने आने के बाद मैंने उस वक्त जो हमारे होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, उनके और किरण रिजिजू जी, उनके सामने ये बात रखी। तो उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री सुषमा स्वराज जी के पास थी, तभी सुषमा स्वराज जी को बताया कि ये चीज़ में इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सुषमा स्वराज जी ने जनरल VK सिंह इनको कहा कि वहाँ जो हमारा इंडियन हाई कमीशन है ह्यूस्टन से, वहाँ से इस बारे में रिपोर्ट लानी चाहिए। तो VK सिंह जी ने ऑर्डर निकाला कि हाई कमीशन को इमीडिएट इसका रिपोर्ट सबमिट किया जाए। तो जो इंडियन हाई कमीशन है ह्यूस्टन में, उन्होंने, और इंडियन एम्बेसी है जो US में, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर PMO ऑफिस और होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सबमिट किया कि ये सच बात है कि बॉलीवुड के आर्टिस्ट US में परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, वो इंडिया में दिखाते हैं कि इंडियन ऑर्गेनाइज़र के थ्रू जाते हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज़र के थ्रू वहाँ पे शो में परफॉर्म करते हैं, और उस शो में जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरा रेवेन्यू ISI को फंडिंग होता है, भारत विरोधी जो भी गतिविधियाँ है उनको फंडिंग होता है। तो ये गलत है। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, और उनके रिकमेंडेशन के ऊपर होम मिनिस्ट्री और PMO ऑफिस ने रेहान सिद्दीकी, राकेश कौशल और दर्शन मेहता, इन तीनों को ब्लैकलिस्ट किया है। और बॉलीवुड के सभी आर्टिस्ट, उनको एक एडवाइजरी की है कि ऐसे शो में जहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने वाली एजेंसी है, ऐसे यहाँ पे परफॉर्म न करें, और भविष्य में अगर आपको परफॉर्मेंस करना है तो इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लीजिए। तो ये बिल्कुल परमिशन बहुत जरूरी है। लेकिन इसी सवाल को लेकर मैं सीधे पाकिस्तान आरजू काजमी के पास जाना चाहूंगा।
रेहान issue सिद्दीकी, follow मैं खुद कर रहे थे। ह्यूस्टन गया था जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, और मुझे ह्यूस्टन में मालूम पड़ा था रेहान सिद्दीकी बॉलीवुड के सितारों को बुलाने के लिए अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है। अरे पाकिस्तानी अब अपने नाम से लोगों को नहीं बुला पाते हैं। इतनी शर्मनाक बात हो गई है आरजू काज़मी आपके लिए। अब तो ब्लैकलिस्ट हो गए हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को हिंदुस्तानी बुला के वो कलाकारों को बुला के वहां पे परफॉर्मेंस कराते थे और पैसा आईएसआई को देते थे अपनी कंपनी का। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके कलाकार इतने बेवकूफ हैं कि कोई पाकिस्तानी अपने आप को हिंदुस्तानी बताएगा और वो मान जाएंगे? देखिए, जहां तक ये इस तरह के शोज की बात है, वो हमेशा से होते रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजर इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। दोनों कंट्री के आर्टिस्ट जाते हैं और परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। यहाँ से भी आर्टिस्ट इंडिया भी जाते रहे हैं, फिल्मों में भी काम करते रहे। आप इस तरह की बात नहीं कर सकते कि आईएसआई पैसे ले रही है। आईएसआई पे इतना बुरा वक्त नहीं आया कि वो इस तरह के कंसर्ट्स करवाए। बहुत बुरा वक्त आ गया आरजू काज़मी, मैं बता दूं। अब इसी तरह की चंदे पे चल रही है आईएसआई। बहुत बुरा वक्त आ गया है, इसी तरह के चंदे पर चल रही है आईएसआई। इवेंट मैनेजरों को फंड रेज करने के लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि बाकी पैसा तो चाइना से आता है आपका। एजेंसीज को इस तरह का पैसा नहीं चाहिए होता, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो। और सर, जहां तक कंसर्ट्स की बात है, वो हमेशा से होते रहे, आज के नहीं है, बरसों से होते हैं। और इंडिया हो चाहे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, वो अमेरिका में और दूसरी कंट्रीज में जाके कंसर्ट्स करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनाइजर कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पैसा आईएसआई को जा रहा हो, चाहे पैसा कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों में जा रहा हो, ये करते हैं आप भारतीय और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी कलाकारों को मिलाकर, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी है वहां पर। और पाकिस्तान के तो गिने चुने कलाकार हैं, नाम लेके गिन सकते हैं आप, नाम लेके गिन सकते हैं बॉलीवुड में जिनको खैरात दी गई है। हो सकता है रॉ को जरूरत हो इस तरह के पैसे की, आईएसआई को ऐसे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हकीकत जानते हैं, सीधे तारिक फतेह साहब के पास चलते हैं। तारिक फतेह साहब, कैसे दाने दाने के मोहताज हो गई है? ऐसा है कि ह्यूस्टन में इनको अपने आप को भारतीय बनाकर प्रोग्राम कराने पड़ रहे हैं पाकिस्तानी और इंडियन कलाकारों के, और अब वो प्रोग्राम कैंसिल होने लगे हैं। मैं एक बात बताऊं कि आईएसआई को अगर पैसा चाहिए हो ना तो वो छाप लेते हैं। ये इसमें आरजू की मैं तायद करूंगा कि वो ये ऐसे फंक्शन करने से नहीं होता, ये उससे कई गुना ज़्यादा। ये जो आपकी डिमोनेटाइजेशन हुई थी इंडिया में, इसकी एक वजह ये थी कि पाकिस्तान इंडियन करेंसी छाप रहा था और दुबई के थ्रू वो जा रही थी एक्सचेंज होके। ये जो मसला है नॉर्थ अमेरिका में आके फंक्शन करना, अब इसमें अगर इंडियन ऑर्गेनाइजर जो जिनका इंडिया से ताल्लुक़ है वो इस इंडस्ट्री में ना हो, वो मसला उठाने वाला है कि वो तो सिर्फ लगे हुए हैं अपनी MBA करने में और अपनी पैसा जमा करने के लिए, और वो जो शैतान बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो तो वैसे ही दे देंगे उठा के पैसा। उनको क्या, वो बेईमानी से कहीं और से बना लेंगे। तो इस पे क्लियर होना चाहिए कि मसला ये है कि इंडियन NRI जो है वो आराम से बैठ के खाता पीता अपना कर रहा है, वो कुछ अपने नेशन के लिए करने के लिए, माफ़ कीजिएगा, तैयार नहीं। मुझे ह्यूस्टन का इवेंट याद है कि 10 इंडियन नहीं मिल रहे थे NRI जो पाकिस्तान के बाहर, वो उस स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके। हर कोई कह रहा था मैं VIP अंदर बनूंगा 1 लाख। हर कोई 20-20 हज़ार डॉलर के पर्सेस और साड़ियां पहन के गया था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था कि ये हमारे उससे गिरी हुई बात है, हम सड़कों पे नहीं आते हैं। सड़कों पे तो आ गए पाकिस्तानी, वो तो सब बैठे हुए अंदर। आपके अब अंदाज़ा लगाइए कि जो बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिका के स्कूलों के अंदर इस्लाम पढ़ाना चाहिए, ये किसके प्रेशर से हो रहा? ये एक मिठा साहब हैं जो उनके टॉप हैं। इसी तरह दूसरे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो ड्रॉप हो गए, बर्नी सैंडर्स, उनके चेयर कौन थे? वो भी पाकिस्तानी थे। नहीं, कैंपेन मैनेजर पाकिस्तानी था और चेयर जो था वो खालिस्तानी था। ये
एनआरआई पे जिम्मेदारी डालें कि इंडिया के लिए लड़ना मरना है। नहीं, तो मैं उनको ये उधर भी राहुल करना- शिवले साहब यही कह रहे हैं, राहुल शिवले साहब यही कह रहे हैं कि उनको शिकायत ह्यूस्टन से मिली थी। ह्यूस्टन में जो भारतीय रहते हैं उन्होंने रेहान सिद्दीकी के बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद भारत सरकार ने कदम उठाया। लेकिन जनता क्या अच्छा, सोचती है, मेरे नहीं, मैं दर्शक क्या सोचते हैं? एक सेकंड। सीधे विक्रम सिंह जी के पास, एक मिनट तारिक फतेह साहब आपके पास आ रहा हूं, सीधे विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं। विक्रम सिंह जी, मेरे दर्शक जुड़ गए हैं, लेक्चरर हैं। विक्रम सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के इवेंट के ऊपर भी सरकार को अब गाइडलाइंस निकाल देनी चाहिए कि इस तरह के इवेंट में आप जा सकते हैं और इस तरह के इवेंट पे हम नहीं, क्योंकि इस पर बड़ा घालमेल हो रहा है दुनिया में बाहर? जो सेलिब्रिटी हैं ये करोड़ों दिनों की पर राज करते हैं, इनको यूथ जो है वो अपना आइकन मानता है, और जब ये उन्हीं के इवेंट में जाते हैं, हम कहीं भी किसी के यहाँ जाते हैं तो पहले जानकारी पूरे पुख्ता करते हैं। और ये रेहान सिद्दीकी या टोनी असाई के जो इवेंट्स में जा रहे हैं, और यहाँ तक भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो पता चला है कि दुबई का जो फ्लैट है या यूएसए का जो फ्लैट है शाहरुख खान का, उसका इंटीरियर में भी टोनी जी शामिल है और गौरी खुद एक इंटीरियर है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना कुछ पता हुए ये लोग इनके साथ काम कर रहे हैं? आम जनता की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि आखिर अभी टोनी से या रेहान सिद्दीकी से सवाल पूछना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया है। ऐसे में क्या शाहरुख खान, गौरी, अनिल कपूर, ये वो सेलिब्रिटी सामने आएंगे सरकार के पास कि आखिर आप क्यों इन इवेंटों में शामिल हुए, या आपको पता नहीं था कि ये लोग JKLF? ठीक है, महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच कर रही है और जांच आगे बढ़े, समाज में बहस हो, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी मेरे साथ कुछ मिनट में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दीपक, गजेंद्र सिंह जी जुड़ गया। गजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर आप बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे इस शो के दौरान। हमने कई लोगों से इस संबंध में बात करने की कोशिश की, अच्छी बात कि आप हमसे जुड़े। आपको क्या लगता है, नोइंगली ये हो रहा है या अननोइंगली हो रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट भी तो आप भी करते रहे हैं, आपने भी कई इंटरनेशनल इवेंट करे होंगे अपनी जिंदगी में। मुझे आप ये बताइए कि जानबूझकर ISI के ट्रैप में गिरना ये हमारे कलाकार क्यों कर रहे हैं, जबकि जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी भारत की क्या है? ट्विटर पर टोनी क्या लिख रहे थे, टोनी अशाय, रेहान सिद्दीकी, अनिल मसरत, सबको पता था, पूरे कमेंट भारत विरोधी थे। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जांच का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। ये देश की सुरक्षा का विषय है, देश की आर्थिक स्थिति का विषय है। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो 2014-2015 में जब मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था, तो सबसे पहला व्यक्ति मैं था बॉलीवुड से जिसने ये ऑब्जेक्शन किया था कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ आते हैं और यहाँ का पैसा जो है अपने देश में ले जाते हैं, और यहाँ से ना जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या प्रूफ अपने देश में ले जाते हैं, जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन उस वक्त भी बॉलीवुड के कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया था। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूंगा, यशराज फिल्म में एक अली जाफर करके पाकिस्तानी एक्टर था, मैंने उसके कागजात आर्टिस्ट एसोसिएशन में मंगाए थे, तो पता चलता है कि वो ना TDS कटवाता है और ना टैक्स भरता है, और पूरा का पूरा पैसा जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान ले जाता है। आज जो सिचुएशन है दीपक जी, वो ये है कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का जन्मजात दुश्मन है, वो कभी भी दोस्त बन नहीं सकता। इसलिए जो पाकिस्तानी लोगों के साथ हमारा कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेटस का हो, वो देखिए, आप अगर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को छूट मिल जाएगी आपको। आप ये विषय जो है इस वक्त जो जिस मुकाम पे खड़ा है, मुझे लगता है बहुत ही गहरी जांच होनी चाहिए, तह तक इसके लिए पहुंचना चाहिए, और जो भी दोषी हो उसको इसके लिए जो है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा दीपक जी, मुझे याद है उस वक्त ये लोग B वीजा पे आते थे, मतलब बिजनेस वीजा पे हिंदुस्तान आते थे, और चुपचाप जो है जो E वीजा की फैसिलिटीज है वो लेते थे, एम्प्लॉयमेंट वीजा की। तो मैंने ये सबसे पहले चेक किया था आर्टिस्ट एसोसिएशन होने के अध्यक्ष के नाते। मैंने उस वक्त की जो फॉरेन मिनिस्टर थी आदरणीय सुषमा जी, उनसे भी बात की थी, उनको पत्र भी लिखा था और वहां से जवाब भी आया था मुझे। उसके बाद में ये हुआ कि इस्लामाबाद में जो हिंदुस्तानी हाई कमीशन है, वहां से इनको एक वर्क परमिट इशू होना शुरू हुआ था कुछ समय के लिए। लेकिन फिर भी मेरा ऑब्जेक्शन यही था, क्या हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी है, क्या हिंदुस्तान में एक्टर्स की कमी है, क्यों ये इनको एंटरटेन किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। और धीरे धीरे ये मुद्दा इतना गर्म हुआ कि एक दौर ऐसा आया जहां पूरी बॉलीवुड ने इसका विरोध किया। इम्पा जो प्रोड्यूसर बॉडी है उसने विरोध किया, जो फेडरेशन हमारी पूरी 32 एसोसिएशन के हेड है उसने विरोध किया, और जहां तक रेहान सिद्दीकी का सवाल है उसके विषय में तो आपको याद होगा मीका सिंह का एक शो होने वाला था जिसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला गया था
कि उसको ये रिक्वेस्ट की गई थी, उसको ये ऑर्डर दिया गया था कि आप ये शो ना करें। तो हमारा मतलब ये है कि हमारा देश सर्वोपरि है, इसके विरोध में कोई भी काम करेगा हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन ये गजेंद्र जांच चौहान का साहब, विषय है आप दीपक जी। इतनी आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हैं, क्यों ना आर्टिस्ट एसोसिएशन इस बारे में एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दे, बता दे कि कौन कौन से लोग ब्लैक लिस्टेड हैं, और इसके लिए गृह मंत्रालय की सलाह ली जा सकती है, इसके लिए विदेश मंत्रालय की सलाह ली जा सकती है, और तमाम तरह की गाइडलाइन आ सकती है। क्योंकि इवेंट मैनेजर्स को सब जानते हैं। ह्यूस्टन में मुझे भी कहा जा रहा था कि रेहान सिद्दीकी का एक इवेंट होने वाला है दलजीत दोसांझ वाला, जिसको उनको कैंसिल करना पड़ा। आप भी आइए, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के हाउडी मोदी कार्यक्रम को वहां कवर करने गया था। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इस समय ये जांच का विषय है। जब तक कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो जाए, प्रूफ ना हो जाए इन लोगों के विरोध में, तब तक आर्टिस्ट एसोसिएशन अपने आप में कोई डिसीजन नहीं ले सकती। सरकार की तरफ से निर्देश आ जाए कि इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, डेफिनेटली यहाँ की फेडरेशन, यहाँ की प्रोड्यूसर बॉडी, यहाँ की जो आर्टिस्ट एसोसिएशन है, वो डेफिनेटली इन्हें ब्लैक लिस्ट कर देगी। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई निर्देश ना आए, मैंने आपसे पहली लाइन ये बोली कि जांच का विषय है, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए, और अगर धुआं निकला तो आग कहीं ना कहीं होगी दीपक जी। इसलिए इस समय जो है सरकार इसको गहराई से सोच के ऊपर जांच करे, और लोगों को जो लोग भी कल्प्रिट है उनको सामने लेकर आवे, और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। ठीक है, सीधे चलता हूं दीपक शर्मा के पास। दीपक शर्मा ने ऐसी सैकड़ों स्टोरीज किया जहां बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का संबंध उजागर हुआ है। दीपक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी भी ये अंदर खाने चल रहा है, भले से दाऊद हट गए हो, शकील हट गए हो, छोटा राजन हट गए हो, लेकिन अब आईएसआई की एंट्री हो गई है। क्यों, कैसे, और भारतीय सितारे इसको क्यों नहीं समझ पाते? दीपक भाई, अगर आपको याद आ रहा हो 2005-06 में हमने आपके साथ एक स्टोरी करी थी, बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी, और पहली बार वो स्टोरी हुई थी। फरहत हुसैन सबसे बड़े बॉलीवुड के प्रमोटर हैं, और अबू सलेम के साथ मिलकर सलमान खान और शाहरुख खान के उन्होंने शो कराए थे। और बाद में एक खुलासा हुआ कि अबू सलेम को अटलांटा ले जाने वाला शख्स बॉलीवुड इवेंट प्रमोटर फरहत हुसैन था। तो ये जो नेक्सस है, जहाँ डी कंपनी है, जहाँ आईएसआई है, जहाँ पर बॉलीवुड प्रमोटर्स हैं, और जहाँ सारा खेल विदेश की धरती पर होता है, मैं 3 बातें कहना चाहूँगा दीपक भाई, 3 बातें जो आपकी इस खबर को और आगे बढ़ाएगा। एक तारीख देता हूँ, 14 मई 2019। 14 मई 2019 को रेहान सिद्दीकी पाकिस्तान जाता है, और लाहौर में जो वहाँ का फेमस बैंड है जुनून बैंड, उनके कलाकार अली अजमत के बंगले पे मीटिंग होती है। ये बंगला लाहौर कैंटोनमेंट के पास है, और वहीं लाहौर कैंटोनमेंट में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान के कुछ सेना के अधिकारी आकर मुलाकात करते हैं रेहान सिद्दीकी से। नंबर पहला स्टांस। नंबर 2, 12 अप्रैल को वेस्टर्न फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न मूवी आर्टिस्ट, जिसके अशोक पंडित जिसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 12 अप्रैल को। बॉलीवुड कलाकारों का एसोसिएशन है ये, और उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि किसी भी सूरत में किसी भी कलाकार को बॉलीवुड के, पाकिस्तान के सिंगर, पाकिस्तान के म्यूजिशियन और पाकिस्तान के आर्टिस्ट के साथ कोई भी पैक्ट नहीं करना है, डाइस शेयर नहीं करना है। और 15 अप्रैल को, इसके 3 दिन बाद रेहान सिद्दीकी सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करता है, और इस पूरे लेटर का जो अशोक पंडित ने लिखा और तमाम बॉलीवुड के पदाधिकारियों ने लिखा, उसका विरोध करता है। और राहत फतेह अली खान की बात बॉलीवुड के एक बड़े कलाकार से कराई जाती है। नंबर 3, एक शो होता है फरवरी में सज्जाद अली का, ह्यूस्टन में शो होता है, इसी साल वो शो होता है, और उस शो के जो पार्टनर हैं वो पाकिस्तान का जियो टीवी है। तो पाकिस्तान का जियो टीवी का ये पार्टनर है, सेना के अधिकारियों के साथ इसकी मुलाकात होती है, और जो भी शो में पैसा कमाया जाता है
जो भी शो में पैसा कमाया जाता है उसका इस्तेमाल 106.1 हम FM जो ह्यूस्टन में है, जो एक अमेरिकन का है, जो किराए पर ले रखा है रेहान सिद्दीकी में, वहां पर भारत विरोधी टॉक शो होते हैं, कश्मीर के खिलाफ आग लगाई जाती है। तो अगर आप ये पूरी ट्रेल देखें, ऐसी स्थिति में, गंभीर स्थिति में, कम से कम मैं अशोक पंडित की वो जो चिट्ठी है जहां वो कह रहे हैं कि हमें किसी भी पाकिस्तानी, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, उसके साथ हमें कोई भी पैक्ट नहीं करना है। ठीक है, सीधे चलता हूं इरफान साहब के पास। इरफान साहब, आपसे जानना चाहता हूं, कश्मीरी लोग तो हमेशा कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो हमारी अंदरूनी लड़ाई है, हमारी आपस की लड़ाई है, इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से मानवीय सपोर्ट, पाकिस्तान से पैसे का सपोर्ट, पाकिस्तान से मशीन गन का सपोर्ट, पाकिस्तान से गोला बारूद का सपोर्ट, पाकिस्तान की तरफ ताकना, ये क्यों होता है कश्मीरियों का? इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, बात बोल रहे हैं, तो कानून की नजर में ये एक अपराध बनता है, ऑफेंस बनता है। अगर आपने या किसी जय पांडा साहब ने ऐसा बोला तो जो भी आप बता रहे हैं, तो सरकार ने इसमें FIR करना चाहिए, लेकिन उसका अब सरकार ने FIR भी नहीं किया। एक राजनीतिक व्यक्ति पांडा साहब ऐसा बोल रहे हैं कि ISI के साथ बॉलीवुड के कुछ लोगों के संबंध है। मुझे आप बताइए, आपकी चर्चा इस पे होनी चाहिए थी कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है, सरकार ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है। मैं तो चाह रहा हूं कि कश्मीरी लोग सिंपैथी की तरफ रेहान सिद्दीकी, अनिल मसर्रत और टोनी अशाय जैसे लोगों को क्यों देखते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ऐसा सपोर्ट आपको क्यों चाहिए? मैं कह रहा हूं कि जो आपका चर्चा का विषय होना चाहिए था वो नहीं है। आप ध्यान हटाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। आप ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि नेपाल ने जो वहां पर संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। छोड़ दीजिए नेपाल की बात, अपनी बात करिए। जो पाकिस्तान के पिट्ठू बनकर बैठे हैं आप, मंत्री कहते हैं कि चीन इरफान साहब ये बताइए, क्यों पाकिस्तान के पिट्ठू बनकर बैठे हैं आप? जो आपको रेहान सिद्दीकी, टोनी अशाय और अनिल मसर्रत जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। माइनॉरिटीज के साथ जातियां हिंदुस्तान में हो रही है, जो वहां का कमीशन है US का, उन्होंने कहा हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट करो, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, जहां तक जम्मू कश्मीर का मसला है, पाकिस्तान का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि हम पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल सपोर्ट, जो कश्मीर में राजनीतिक लड़ाई चल रही है, उनका ये मानना है, चाहे आप और मैं सहमत हो या नहीं, उनका 70 साल से यही मौकूफ है। आप तो उनकी गोदी में बैठे हुए हैं ना, फंड भी उन्हीं से रेज करा रहे हैं। तारिक फतेह साहब बताइए, ये जितने कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, ये पाकिस्तान और चाइना की गोदी में बैठे हुए हैं या नहीं? तारिक फतेह साहब, उसको छोड़े, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्स है जो कश्मीरी जबान बोलता हो? कोई मिला है इन्हें 70 साल में? अरे क्या यह जबान खत्म कर आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है तारिक फतेह साहब। आप पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, कोई भी आपको संजीदा नहीं लेता। सारे लोग मानते हैं कि जो आप बोलते हैं उसके लिए आप क्या क्या आपके अपने इंटरेस्ट है, क्या क्या किस चीज के लिए आप बोलते हैं, इसलिए जो आप यहाँ पर अपनी एनालिसिस देते हैं, इसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है ये इंडिजिनस स्ट्रगल है, हम चाहते हैं, एक राजनीतिक मुद्दा है, और मेरे जैसे ये राजनीतिक नहीं इरफान साहब, ये सांप्रदायिक मुद्दा है। तारिक फतेह साहब जवाब देंगे। आपने तारिक फतेह साहब को काटा, आपने अपनी बात खत्म करी, तारिक फतेह साहब जवाब देंगे, और उसके बाद मैं अपने दर्शक के पास जाऊंगा जो गाजियाबाद से जुड़े हैं, अमित गुप्ता। तारिक फतेह साहब, जितने आपके ये इस टाइप के लोग जो आ रहे हैं, जो साहब बोल रहे थे, ये सब समझते हैं कि ये मस्जिद में बैठे हुए मिंबर पे मुल्ला की तरह टैं 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 करते रहे, कोई जवाब ना उनको दे सके। आप बताइए कि आपने कश्मीर के अंदर उर्दू जबान नाफिज कर दी और कश्मीरी हटा दी, और आपको दिल लगी है कश्मीर से? आपको दिल लगी कश्मीर से नहीं है, आपको है गजवा हिंद से। आपको हिंदुस्तान की हर तकलीफ पे जो खुशी नसीब है वो इंशाअल्लाह हम नहीं होने देंगे, आप फिक्र ना करें। बस ये ओवरसीज इंडियन जरा उनमें जुस्तजू आ जाए
तो खुदा की कसम एक प्रमोटर यहां आ नहीं पाएगा। आप लोग क्या समझते हैं अपने आप को? दुनिया की हर मुसीबत के अंदर ट्रेस करें तो आपका हाथ होता है। अब लेते इंडिया से हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। क्या कहते हैं आप अपने बच्चों को? बेटा बेईमान, हम बेईमान पर एक बात इनामुल के पास चलता हूँ, इरफान भाई आपकी बारी पूरी हुई। ऐसा क्यों होता है इनामुल भाई कि आप लोग खाते तो हिंदुस्तान की है और गाते पाकिस्तान की, और पैसे इकट्ठे कराते हैं ये टोनी एशॉय, अनिल मसर्रत, रेहान सिद्दीकी जैसे लोगों से वाया मीडिया, वो भी भारतीय कलाकारों को बुलाकर? मैंने आधा घंटा हुआ प्रोग्राम को चलते हुए, मैंने किसी को रोका नहीं टोका नहीं। मुझे भी उम्मीद है कि ना आप रोकेंगे ना कोई जर्नलिस्ट मुझे रोकेगा टोकेगा। रही बात जो आपका सवाल है यहाँ के आर्टिस्टों की, सेलिब्रिटीज की, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ से जो सेलिब्रिटीज बाहर जाते हैं, अगर उनका कोई ऑर्गेनाइजर होता है वो पहले पूरा कंफर्म कर लेते हैं। कोई ऑर्डिनरी सेलिब्रिटीज नहीं होते। हमारे ना पूरे दुनिया में फेमस है हमारे सेलिब्रिटीज, वो वहां पर ऐसे हवा में नहीं जाते होंगे। आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो भगोड़ा आपके पास बैठा है तारिक, पता है इसने पाकिस्तान को अपने मुफादों के लिए इस्तेमाल किया, इसने कनाडा को भी अपने मुफादों के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ बैठकर ये हम सबको आपस में लड़वा कर अपने मुफादों का मुफाद ढूंढ रहा है। ये अगर पाकिस्तानी अगर बेईमान है तो सबसे बड़ा बेईमान ये बंदा बैठा जो आपके पास बैठा है। ये अपने मुल्क अपने मजहब का नहीं है। आपको और मेरा कैसे हो सकता है? इससे बड़ा बेईमान नहीं है। और दूसरी तारीफ, फतेह साहब मेरी बात सुनिए, अरे छोड़िए भैया, आप जाएं, नाम लिया, अरे जाओ वहाँ नाम पाकिस्तान एम्बेसी, दोबारा आप नाम ले, आपके पास बुला रहे हैं तुम्हें। आर्ग्यू नहीं होता है, आपके पास आर्ग्यू नहीं होता है। आप मजहब का सहारा लीजिए, मजहब को बदनाम करते हैं। मजहब कहाँ से आ गया बीच में? हमारी यहाँ मजहब कहाँ से आ गया? क्या पता क्या होता है? भगोड़े हैं आप, अरे भाई क्या आप जितने बेईमान है उतना कोई नहीं है। आपने अभी बताया कि पाकिस्तान वाले पैसे छपा रहे और दुबई से यहाँ पर भेजते। आप जब पाकिस्तान में भेजे थे तब क्यों नहीं आपने इस बात को बताया? तब तो आप उन पैसों में शरीक थे। आज जब आपको वहां से निकाला तो आज आपको वो पैसे याद आए। अगर आपको लगता है पाकिस्तानी बेईमान है, हमें नहीं पता है, लेकिन आप बेईमान हो सकते हो क्योंकि आप पाकिस्तान में रहकर उनकी भाषा बोलते हैं, कनाडा में रहकर उनकी भाषा बोलते हैं। आप किसी के नहीं है, आप किसी के नहीं है, हमें पता भी नहीं है आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप है क्या? ठीक है, मैं सुनील पाल मेरे साथ जुड़ गए। सुनील पाल के पास जाऊं उससे पहले मैं अपने दर्शक अमित गुप्ता के पास चलता हूं। अमित गुप्ता, अमित जी एक मिनट रुक जाइए, दोनों हमारे पास बहस का बहुत वक्त है, हम बहुत वक्त देंगे आप दोनों को, आप आराम से बहस कर सकते हैं। लेकिन मैं अमित गुप्ता को जोड़ना चाहता हूं पहले। अमित गुप्ता आईटी प्रोफेशनल है। अमित, आपसे जानना चाहता हूं, ये जो नई खबरें निकलकर सामने आ रही है, हम तमाम स्टार से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मैनेजर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिए। एक दूसरा मुद्दा भी यहां पर है, क्या भारत की फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार होने चाहिए? देखिए, भारत की फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार या कहीं के भी कलाकार हो सकते हैं, बट उस देश के नहीं हो सकते हैं जो देश हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। आज ये बात निकल के आई है, मतलब ये बात कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। डी कंपनी से कनेक्शन रहा है बॉलीवुड का, और इनका कनेक्शन बॉलीवुड डी कंपनी के थ्रू ऑब्वियसली ऐसे से भी हुआ होगा। सो आज ये जो बात कुछ लोग इमाम और इनाम जैसे जो लोग हैं जो मुद्दों को भटका रहे हैं, ये भी नहीं चाहते कि इस पे बहस हो। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा नेक्सस है। भारत सरकार को इसको एनआईए के थ्रू बहुत अच्छी तरह जांच करानी चाहिए। और बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं मानता कि किसी भी कलाकार को ये ना पता हो बिजनेस ऑपरेशंस और रिलेशंस उसे एस्टेब्लिश करने से पहले कि ये कलाकार, ये फला इवेंट मैनेजर इससे लिए काम करता है या पाकिस्तानी नेशनल है, या मैं नहीं मानता। लोग इतना बिजनेस करने से पहले जांच पड़ताल करते हैं, इनकी टीम्स होती हैं, तो ये बेसिकली जानते हुए बूझते हुए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो जानते बूझते, ये बड़ी बात कह रहे हैं अमित गुप्ता, जानते बूझते। इसीलिए हम बॉलीवुड की तमाम हस्तियों से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनका इस इवेंट पर क्या वर्जन है। मैं सीधे चलूंगा सुनील पॉल के पास, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा मेरे प्रोड्यूसर वो चलाएं जो बुरहान वानी ने के बारे में टोनी एशॉय ने कहा था। जरा चलाइए, बुरहान वानी ने क्या कहा था टोनी एशॉय के बारे में। अब टोनी एशॉय ने बुरहान वानी के बारे में अपने ट्वीट में फुल फ्रेम चलाइए, फिर सवाल लेंगे सुनील पॉल से। और तारीख भी बताइए किस दिन का ये ट्वीट है।
1 मई 2020 अफगानिस्तान, ये वाला नहीं, इसके अलावा भी एक है। ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ टोनी अशॉय ने ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं कि बुरहान वानी वाला आप चलाएं जी। 8 जुलाई 2020, जब आप कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो मतलब जमीन से है या कश्मीरी लोगों से? अगर कश्मीरी लोगों को आप हिस्सा मानते हैं तो उन्हें मारते क्यों हो, गिरफ्तार क्यों करते हो? जो पत्थर मारेगा, जो सैनिकों की हत्या करेगा, जो कश्मीरी पंडितों को मारेगा, उसे गोली ही मारी जाएगी। यह भी बड़ा भारतीय पॉलिसी बड़ी तय है। 8 जुलाई 2020 को उन्होंने ट्वीट किया, मैंने सुना है कि बुरहान वानी को कश्मीर में सभी प्यार करते थे, उसके आसपास लोगों का अच्छा अनुभव होता था, पर 2016 में भारतीय सेना ने बुरहान को इसलिए शहीद कर दिया था क्योंकि वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। मैं चाहता हूं अगर आपने वो फोटो अलग से ट्वीट करी हो तो दिखाए टोनी अशॉय के साथ क्या फोटो है हमारे भारतीय बॉलीवुड सुपरस्टार्स की, जरा दिखाइए। और मैं सीधे सुनील पॉल के पास चलता हूं। सुनील पॉल साहब, आपने दुनिया में पता नहीं कितने कार्यक्रम किए होंगे एज अ हास्य कलाकार, आप दुनिया के हर भागों में गए होंगे। क्या आप लोग कभी बैकग्राउंड चेक नहीं करते कि ऑर्गेनाइजर कौन है, इसका किस तरह का संबंध है, इसकी विचारधारा क्या है, क्या ये भारत को गाली तो नहीं देता है? और जब बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार ऐसे गलती करेंगे तो देश क्या सोचेगा? सुनील भाई। जी बिल्कुल दीपक जी, मैंने जब भी शोध करने की कोशिश की तो हमेशा ये सोचा है कि वतन है तो ये तन है, और ये तन है तब जाके वेतन है। तो पहले वतन, फिर ये तन, फिर वेतन। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यही वजह है कि पाकिस्तान में आज तक मेरा कोई शो नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल करता हूँ और जहाँ पर भी हम शो करने जाते हैं उसका बैकग्राउंड जानते हैं, और अगर मुझे थोड़ा सा ये गड़बड़ लगता है तो मैं शो नहीं करता हूँ। और यही मेरी हमेशा इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मिसयूज किया जाएगा या हमारे द्वारा हमारे देश पर कोई आपत्ति या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ, और यही वजह है कि मैंने आज तक बहुत सारे शोज किए, लेकिन सवाल जवाब के घेरे में हमेशा पाकिस्तान रहा है, तो मेरा कभी कोई शो पाकिस्तान में नहीं हुआ। ठीक है, पाकिस्तान न जाना एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर बड़ा स्टार जा रहा हो जैसे शाहरुख खान, टोनी अशॉय के साथ उनके और गौरी खान के फोटो हैं जो खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से और फेसबुक के अकाउंट से ट्वीट किया है। मैं जानना चाहता हूं, जो व्यक्ति भारत को लगातार गालियां दे रहा है और हमारा सुपरस्टार उसके साथ खड़ा होता है, क्या माना जाएगा इसको? मैं वही तो कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है, मैं कहता हूँ जहान है तो जान है। अगर आपका वतन ही नहीं है और आपके देश पर कोई आक्रमण करने की मनस्थिति रखता है, ऐसे लोगों के साथ में अगर आप अपना काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी मदद ही कर रहे हो। तो मैं वो समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे देशवासी होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और बड़े से बड़े स्टार को या किसी भी कलाकार को चाहे कितने का भी फायदा हो रहा है, वो उनको ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे वतन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मैंने हमेशा इसका ख्याल रखा है, और बड़े कलाकारों को तो और भी रखना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे आइडल है। बिल्कुल सही कहा सुनील भाई। मैं और आऊंगा आपके पास, मेरे पास एक दो सवाल और है, लेकिन तारिक फतेह साहब के पास सीधे चलूंगा। उनका टेलीफोन कट गया था इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। इनामुल नबी साहब ने आप पर आरोप लगाया, तारिक फतेह साहब, कि आप तो पाकिस्तान छोड़ के चले गए और इसलिए आपकी बात का कोई वजन नहीं होना चाहिए। क्या वो पाकिस्तान देश है जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल, जिसमें कोई समझदार आदमी, जिसमें कोई लिखने पढ़ने वाला आदमी या जिसका ऊपर का माला हो, उसको रहना चाहिए? बताइए। देखिए, ये इशू नहीं है, बात सारी ये है कि जब ये जातियात पे उतर आते हैं ना जी, ये मैंने हमेशा कहा कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। और ये जो दो लोग आए थे जो गाली गलौज पे उतर आते हैं, अगर मैं जाके आपसे कहूं कि इनकी जो 3 बीवियां वो किस शहर में रहती हैं, ये को मेरा हक बनता है कहना? अब होंगी इनकी, कितने बकरे काटे, कितना खून बहाया, कितनी गाय उठाई हैं इन्होंने, मैं कह सकता हूं? इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है बहस से। आपको इनकी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी का ये हालत है कि ये अपने आप को हिंदुस्तानी कब मानते हैं। अगर हिंदुस्तानी मानते तो किसी एक का नाम दिलीप कुमार तो होता, किसी एक ने अपना नाम हिंदुस्तानी रखा होता। क्यों इनाम उल हक है, क्यों अरबी नाम रखा, क्यों तुर्की नाम रखा? बेशरम लोग तैमूर की औलादों के साथ आ गए, हिंदुस्तान को बर्बाद। आप भगोड़े हो, आप किसी के नहीं हो। आप अपने मुफादे के लिए हर जगह हर बंदे को इस्तेमाल करते हैं। आप पाकिस्तान में रहकर वहां ऐश कर रहे थे,
यहाँ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, फिर जब आपको वहां से निकाला, आपको आप देखिए, इनका माइक बंद करें, बात करने की ना तमीज नहीं है इन्होंने। आप इनामुल भाई सुन लीजिए, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी थी, सिर्फ तारिक फतेह साहब। देखिए, जब तक ये लोग, आपको पहला आर्गुमेंट इनसे ये मिलेगा कि इनको, इनकी जो टेरर है अपनी कम्युनिटी में कि हरगिज नहीं बोलना किसी टीवी पे कि असली बात क्या हो रही है, कौन किसको आग लगा रहा है, कौन किसका घर जला रहा है, मत बोलना, क्योंकि गजवा हिंद तो आएगा, हम दिल्ली पे कब्जा करेंगे। ये जुम्मे की नमाजों में कुफर की शिकस्त की दुआ करते हैं हजारों मस्जिदों में, बेशर्म होके फिर आके कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो काफिरों को अगेंस्ट बोल रहे थे कि या अल्लाह काफिरों पे हमें फतह नसीब करे, और आप काफिर नहीं, काफिर तो वो यहूदी हैं। ये इतने झूठे डरपोक लोग आपने पाले हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, कि पाकिस्तान में जो भी बुराई हो कम से कम वहां का आदमी स्टेट मुंह पे बोलता। ये वो सांप हैं जो कह नहीं सकते कि वो हिंदुस्तान की डिस्ट्रक्शन के लिए दुआएं मांग रहे हैं, और यहां बैठ के कह रहे हैं आके कि आपका मुल्क कोई नहीं है। अरे मेरा मुल्क भैया सिंध है, और सिंध के बिना हिंद है हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या पता सिंध क्या है, तुम्हें क्या पता तक्षशिला क्या है, मोहनजोदारो क्या है? तुम तो किसी अरब टट्टू के घोड़े पे आए थे उनकी खिदमत करने, और रह गए यहां पे। जितनी जल्दी अपना नाम हिंदुस्तानी करो या निकलो पाकिस्तान जाओ। ये अब नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान, अमेरिका जाके हिंदुस्तान को गालियां देते हो और फिर कहते हो कि वो असल में तो वो हमारा ही है, लड़का खान है सारे। क्यों अपनी घर की बातें निकलवा रहे? मैं निकालता हूं तब शर्म आती तो आप मुझ पे जाती हमले करते हैं। ये हकीकत है तारिक फतेह साहब, ये तो मैं इन तमाम डिबेट्स में देख चुका हूं। जब आर्गुमेंट नहीं होते तो ऊटपटांग बातें होने लगती हैं पाकिस्तानियों की तरफ से हमेशा। लेकिन मैं सीधे दीपक शर्मा के पास चलूंगा। दीपक शर्मा, अंडरवर्ल्ड के साथ, पाकिस्तान में रह रहे अंडरवर्ल्ड के साथ बॉलीवुड संबंध एक बहुत स्थापित तथ्य था। हमने बड़े बड़े स्टार्स को दाऊद इब्राहिम की पार्टी के अंदर नाचते देखा, लेकिन क्या अब वो आईएसआई में बदल गया है? इस तरह के सफेद पोश लोगों को आगे लाया जाए, चाहे वो यूके के अनिल मसर्रत हो, रेहान सिद्दीकी हो ह्यूस्टन के, या टोनी अशाय है जो कश्मीरी है लेकिन अमेरिका में रहते हैं, क्या चौका बदल गया है? और उसके बाद राहुल शिवले जी से मैं जवाब लूंगा कि क्यों ना इन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, महाराष्ट्र सरकार भी शुगर है कि जब ये वीजा लेने जाते हैं या इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो किसी तरह का क्लियरेंस ले। सबसे पहले दीपक आप। दीपक भाई, आज भी जो कराची में प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो जावेद मियादाद के बंगले में हो या किसी और के बंगले में हो, जो तार हैं वो डी कंपनी से जुड़े हुए हैं, और चाहे फ़रत हुसैन हो जो सबसे बड़ा बॉलीवुड का प्रमोटर है, या आज की तारीख में रेहान सिद्दीकी हो, चाहे पाकिस्तान के कलाकार हों, अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो तार हैं, जो लिंकेजेस हैं, चाहे बॉलीवुड कह लीजिए, चाहे डी कंपनी कह लीजिए, चाहे पाकिस्तान कलाकार के लिए, चाहे प्रमोटर के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं वो वीडियो आप तक भेज नहीं सकता, वरना मैं आपको वीडियो देता, और मैं बाद में आपको दे दूंगा वीडियो। वो रेहान सिद्दीकी का जो FM स्टूडियो है, जिसका नाम है हम FM रेडियो, ह्यूस्टन में, आपको जान के दीपक भाई ताज्जुब होगा कि उसका एंडोर्समेंट, उसका विज्ञापन देश के 3 बड़े कलाकार कर रहे हैं। बॉलीवुड के 3 बड़े कलाकार, 3 बिग स्टार्स ऑफ द बॉलीवुड, दे आर एंडोर्सिंग दिस चैनल, दे हैव कम ऑन कैमरा। क्या उनको नहीं मालूम है कि ये पाकिस्तानी है, ये प्रो कश्मीरी है, ये प्रो पाकिस्तान है? तो जो बात सुनील कह रहे थे कि एक क्रॉस चेक होना चाहिए कहीं ना कहीं कि आप किसके मंच पे जा रहे हो, किस आदमी के मंच पे जा रहे हो, उसकी नवैयत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आप उसके लिए एंडोर्समेंट कर रहे हैं। और ये भी तब जब आपका फेडरेशन लिख चुका है कि हमें किसी भी पाकिस्तान के किसी भी प्रमोटर के साथ, सिंगर के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखने, किसी तरह रिश्ते नहीं रखने। सीधा सवाल, ये सारी चीजें 12 अप्रैल की चिट्ठी के बाद हो रहा है। ज्यादातर कलाकार मुंबई के हैं, वीजा भी वहीं से लेते होंगे, काउंसुलेट है वहां पे अमेरिका का, यूके का, दुनिया की जितने भी बड़ी जगह है वहां का। क्यों ना इसके बारे में साफ नियम और गाइडलाइंस जारी हो? जब
इस तरह की चीजों पर विवाद बन जाए तो क्यों जांच हो? पहले चेक्स एंड बैलेंस राहुल शिवले जी, चूंकि आपकी सरकार है, क्यों नहीं रखे गए? एक जमाना तो ये था, बाला साहब खड़े होकर बोलते थे पाकिस्तानी कलाकार नहीं आएगा, नहीं आता था वो मुंबई के अंदर। लेकिन कौन लोग हैं जो इसके लिए लॉबिंग करते हैं? राहुल शिवले साहब, आज खुलकर बोलिए। नहीं, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। सेंट्रल गवर्नमेंट वीज़ा इशू करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो होम डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी इंक्वायरी करने की है, और उस हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर उन्होंने कल अनाउंस ही किया है कि हम इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 साल हम इसी सभी बॉलीवुड के आर्टिस्ट को हम इन्फॉर्म कर रहे थे कि आप रेहान सिद्दीकी के शो को मत जाइए, लेकिन जैसे शर्मा जी ने बताया कि सभी बॉलीवुड के स्टार को पता रह के भी वो शो को परफॉर्म करने को जाते थे। यही बॉलीवुड स्टार है, जब भी भारत में कुछ घटना होती है तो इनटॉलरेंस के बारे में 2 मिनट में ट्वीट करते हैं, अपनी भूमिका स्पष्ट करते हैं। लेकिन 3 साल से रेहान सिद्दीकी के बारे में किसी ने भी रीट्वीट नहीं किया, किसी ने भी उसके खिलाफ बोला नहीं है। तो इसके लिए ये सभी जो कलाकार है उनकी भूमिका के ऊपर डाउट आ रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार हो, केंद्र सरकार निश्चित रूप से इंक्वायरी करेगी, और मैंने तो डिमांड किया है कि एनआईए के थ्रू, ईडी के मार्फत इनकी इंक्वायरी होनी की चाहिए, क्योंकि एनआईए के मार्फत राष्ट्रीय हित और इंडियन सिक्योरिटी के बारे में इंक्वायरी होगी, और ईडी के मार्फत इसमें बहुत ही बड़ा आर्थिक व्यवहार भी हुआ है। वो आर्थिक व्यवहार ईडी के मार्फत इंक्वायरी के माध्यम से लोगों के सामने आएगा, और जो सच है लोगों के सामने। एक बात और, आप सभी कलाकारों से कह रहे थे लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। किन किन कलाकारों को आपने लिखकर जाहिर सभा में या किसी अन्य माध्यम से बताया और उन्होंने आपकी बात नहीं मानी? ऐसे कौन कौन कलाकार हैं? कुछ तो तस्वीरों में दिख रहे हैं। नहीं, बहुत सारे कलाकार हैं जो तस्वीरों में, वो सभी कलाकार हैं। मैं एक मिका सिंह का एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट ईयर 15 अगस्त को मिका सिंह रेहान सिद्दीकी के शो को जाने वाले थे, तभी हमने कहा कि आप मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे वो दिखा रहे थे कि 15 अगस्त के कार्यक्रम को वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो 14 अगस्त जो पाकिस्तान का भी स्वतंत्र दिन है, उस दिन के रेहान सिद्दीकी के शो में परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे। हमारा विरोध होने के बावजूद भी वो वहाँ पे जाने वाले थे, तो फिर हमने यूएस गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया और यूएस गवर्नमेंट में उनका वीज़ा कैंसिल किया, और वहाँ पे रेहान सिद्दीकी ने उनके रेडियो के मार्फत लोगों को एडवर्टाइज भी की कि मिका सिंह 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिन को परफॉर्म करने के आने वाला है। वहाँ पे न्यूज़पेपर में भी उसने एडवर्टाइज की थी। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो यहाँ पे दिखाते थे अलग, और वहाँ पे उनका एक अलग चेहरा रहता था। तो ये एक एग्जाम्पल मिका सिंह का मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे शो है, उसमें बॉलीवुड के स्टार ने वहाँ पे परफॉर्म किया है। मिका तो एक सिंगर है, इसके अलावा अगर कलाकारों की बात करी जाए, कलाकार तो बहुत है, कितने नाम, जो सीनियर कलाकार है, जूनियर कलाकार है, बहुत सारे कलाकार हैं। तो नाम लेते रहेंगे तो आपका शो भी खत्म हो जाएगा। तो सभी कलाकार, मैक्सिमम 99% सभी कलाकार रेहान सिद्दीकी के शो में सभी ने परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, सीधे रोहित भारद्वाज के पास चलता हूं अहमदाबाद में। रोहित, बेहद गंभीर सवाल है। अगर इस तरह से आईएसआई इन्फिल्ट्रेट करता रहा, भारत विरोधी तत्व बॉलीवुड के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते रहे, तो कितनी गड़बड़ हो सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बॉलीवुड और आईएसआई के इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, बॉलीवुड का दुबई कनेक्शन तो लोगों को बहुत दिनों से पता है। काफ़ी पुराने वक्त से लोग जानते हैं कि बॉलीवुड का दुबई कनेक्शन था। अब क्या दुबई से मुंबई का रास्ता कराची होकर हो गया है? ये मेरा सवाल है कि दुबई से जो मुंबई का रास्ता है वो अब कराची होकर के हो गया है। आपके घर से पैसे कमाते हैं, आपसे आपके पैसे कमाते हैं, और आपके ही देश को तोड़ने की साजिश करते हैं ये लोग। तो अगर हमारे स्टार्स ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो क्या वो पता नहीं करते कि ये शो किसका है या कौन ऑर्गेनाइजर है? ये सब कुछ तो उनको पता ही होता होगा, और उसके बावजूद भी ये जाते हैं। और 1-2 सवाल और भी है मेरे, जो कि ए लिस्टर्स जो स्टार्स हैं अपने, इनके साल में कितनी फिल्में हिट होती हैं? अगर इकोनॉमिक्स देखें अपने बॉलीवुड का, तो
2 या 3-4 फिल्में साल में हिट होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये फिल्मों पे फिल्में बनाते रहते हैं, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? ठीक है रोहित, आपके सवाल जायज है। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा।